बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की। तो बच्चों यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है इसको आप समझो। तो इसको आप करते चले आओ, लेकिन आपको ये नया लग रहा है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या। जैसे हम आपके पास दो संख्याएं हैं, आपके पास दो संख्याएं हैं, जैसे 9 और 4 है। 9 और 4 दो संख्याएं हैं आपके पास, और हमने आपको कहा 9 में 4 का भाग करो, 9 में 4 का भाग करो। तो आप इस तरह करोगे, कहोगे 4 4 दूना 8 और 1 बचा रिमाइंडर। इस तरह कर दोगे ना, 4 दूना 8 हुआ, माइनस किए तो कितना बचा, एक रिमाइंडर बच गया। आप इस तरह करके बता दोगे। लेकिन अब इसको इस फॉर्म में भी इस और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। और ये क्या होता है, शेषफल होता है, इसे शेषफल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। और ये 9 जो है ये क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसे डिवाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइज़र। इसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। बात क्लियर है, इसको डिविडेंड बोलेंगे। 4 क्या हो गया, भाजक हो गया, डिवाइजर हो गया। 1 क्या हुआ, 1 आपका रिमाइंडर हुआ, शेषफल। और 2 क्या हुआ, भागफल हुआ। और 9 क्या हुआ, भाज्य हुआ। इतना बात क्लियर है ना। तो आप ये तो पहले से ही जानते हो, लेकिन अब इसको लिख, एक फॉर्म और होता है, इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। भाज्य बराबर आपने पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपने ये पढ़ा है ना, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपने पढ़ा है। अच्छा, भाजक, इसमें भाज्य कितना है, भाज्य जो है 9 है, बराबर भाजक कितना है, भाजक 4 है। कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे। भागफल कितना है, भागफल 2 आया है तो 2 लिखेंगे, प्लस 1 शेषफल कितना आया है, 1। बताओ ये 9 के बराबर है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब देखो यहाँ बात समझना, ये डिवाइजर है ना, इसको डिवाइजर को लिखते हैं बी से। किस से लिखते हैं, बी से इसको लिखते हैं। डिवाइजर है ना तो बी से लिखेंगे। कोसेंट है, इसको स्मॉल क्यू से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, स्मॉल क्यू से। और इसको आर से, स्मॉल आर या कैपिटल आर, दोनों से भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, डिविडेंड है। ये क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये ए है। कितने के बराबर है, ए है। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब यहाँ भाज्य के स्थान पे हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। क्या लिखना है, ए बराबर भाजक के स्थान पे क्या लिखना है, बी लिख दिए। और भागफल के स्थान पे क्या लिखना है, क्यू, तो क्यू लिख दिए, प्लस आर। ये रिलेशन आपको मिला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये रिलेशन आपको मिला, इतना बात समझ पाए। ये देखो ये क्या है, भाज्य है। क्यू, बी क्या है, भाजक है। क्यू क्या है, भागफल है। आर क्या है, शेषफल, रिमाइंडर है। और इसी रिलेशन को कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसी रिलेशन को क्या कहते हैं बच्चों, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। मिटा रहे हैं, चलिए इसको एक बार पुनः समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप इसको पुनः समझो एक बार। जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, 16 हो गया और 5 हो गया। हमने आपसे कहा 16 में 5 का डिवाइड करो, तो आप कहोगे ठीक है सर हम कर दे रहे हैं। तो क्या करोगे, 16 में 5 का डिवाइड करोगे, तो ये डिवाइड कर दिए, तो कहोगे 5 से 15, 3 बार जाएगा सर। और रिमाइंडर कितना बचेगा, घटा के बता दोगे, 1 बचा। तो ये अब आप 5 पूछेंगे तो 5 को बताओगे आपकी ये क्या है, भाजक है। डिवाइजर क्या है, भाजक है, ठीक है। और ये 3 क्या है, तब बताओगे
आप बताओगे कि ये क्या है, भागफल है। 1 पूछ लिए आपसे, तब क्या बताओगे आप कि ये शेषफल है। क्या है, शेषफल है। 16 पूछ लिए, अब जिसमें भाग किया जाता है वो होता है भाज्य, डिविडेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। इतना बात क्लियर है। हमने कहा इस रिलेशन को और किस रूप में लिख सकते हो, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये रिलेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आप इसको किस रूप में लिख सकते हो, भाज्य। अब भाज्य आपका कितना आया, 16। भाजक कितना है, कितने से भाग किए, जितने से भाग किया जाता है वही भाजक होता है। तो 5 से भाग किए हो। भागफल कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। प्लस रिमाइंडर कितना है, 1 है। अब देखो ये इतने के बराबर 5 थे 15 1 16 बराबर है कि नहीं है ना। अच्छा, अब मैंने आप इसको मान लेते हैं कि ये ए है। क्या है, सॉरी, इसको बी मानते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको ए, और ये भागफल है कोसेंट, तो कोसेंट को क्यू से मान लेते हैं। ठीक है, और ये रिमाइंडर है, इसको इस्तेमाल आर से मान लेते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, अब ये ध्यान से समझना। भाज्य है तो ए लिखेंगे, भाज्य के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और उसके बाद में क्या है, भाजक है, भाजक के स्थान पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और भागफल है, भागफल यानी क्यू लिखेंगे। प्लस शेषफल है तो इस्तेमाल आर लिख देंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये रिलेशन मिला आपको, तो इसी रिलेशन को क्या बोल देते हैं बच्चों, इसी रिलेशन को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ गए। ठीक है, तो अब इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट करिए, आप नोट करिए, क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिटाएं, चलिए। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन लेमा लिखिए बच्चों, चाहे परिमायिका लिखिए। ठीक है, दोनों बात एक ही। परिमायिका का प्रयोग करके ये तथा बी का मासापा, मासापा का मतलब आप समझ पाए बच्चों, HCF ज्ञात करिए। इंग्लिश वाले समझ लें बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड HCF ए एंड बी बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 इंटीजर दिए हुए हैं, ए और बी, ये तथा बी दिया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कंडीशन भी दे रखा है कि ए जो है बड़ा है बी से। ये कंडीशन दे रखा है कि ए जो है बड़ा है बी से, ये कंडीशन आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है। अब गिवन क्या है, क्वेश्चन में दिया है ए तथा बी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि ए जो है बड़ा है बी से, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ए जो है बड़ा है बी से। ठीक है, अब ए जो है बड़ा है बी से, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट लिखेंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करने पर, यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करने पर, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो क्या लिखेंगे, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। बताओ, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं ना, जहाँ क्यू एंड आर क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स है। जहाँ क्यू तथा आर पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। इतना बात आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब यदि स्टेप सेकेंड में क्या लिखेंगे, ये स्टेप 1 था, स्टेप सेकेंड में लिखेंगे यदि आपका रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है तो आपका HCF जो होगा B हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जो है शेषफल 0 नहीं आता है तो आप पुनः इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब यदि लिखेंगे, यदि R बराबर 0 हो, R बराबर 0 हो तो यदि R बराबर 0 हो तो ये तथा B का मासा, ध्यान से समझना बच्चों, यदि R बराबर 0 हो तो, R बराबर 0 हो तो ये तथा B का सापा B होगा। कितना होगा, क्या होगा, B होगा। यदि R जो है रिमाइंडर जो है 0 ना हो तब क्या होगा, यदि R नॉट इक्वल टू 0 हो तो पुनः क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड डिवीज़न यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो आपको पुनः यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पुनः यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। इतना बात आपको क्लियर है। तो किस पे करना है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए B और R पे करना है। किस पे करना रहेगा, B और R पे। किस पे, B और R पे, ठीक है। B और R पे करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, B और R पे, तो इसमें बड़ा कौन रहेगा, हमेशा बच्चों बड़ा रहेगा जो B रहेगा। कौन बड़ा रहेगा, B बड़ा रहेगा, ठीक है। और R क्या रहेगा, रिमाइंडर छोटा रहेगा, ठीक है। R क्यू डैश प्लस R डैश हो तो यदि R बराबर 0 हो, ये मान लिए, ठीक है। और यदि R बराबर 0 हो यानी रिमाइंडर 0 हो जाए तो B तथा R का जो HCF होगा, R इज द, ये तथा, इस तरह लिख लो, ये तथा B का मा सापा R होगा। क्या होगा, R होगा। यदि R जो है 0 के बराबर ना हो, रिमाइंडर जो है 0 के बराबर ना हो, R डैश जो है 0 के बराबर ना हो तो पुनः यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करेंगे। मतलब बच्चों आपको जब तक ये प्रोसेस लगाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, शेषफल 0 ना हो जाए। तो इस नियम को एक बार पुनः समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ये था B का मासापा HCF ज्ञात करो, ठीक है। जहाँ कंडीशन दे रखा था A बड़ा है B से, ठीक है। तो इसमें गिवन था A तथा B गिवन था, जिसमें A
ए बड़ा था बी से, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लिखे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसका प्रयोग किए तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ली, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखे, जहाँ क्यू तथा आर क्या है, इंटीजर्स हैं, क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसको इसलिए फर्स्ट सिस्टम में ये यूक्लिड डिवीजन विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर लिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब सेकेंड स्टेप में आपको ये लिखना है कि यदि आपका ये जो शेषफल है, आपका जो ये शेषफल है जीरो हो जाए तो ये तथा बी का जो HCF मासापा होगा वो क्या होगा, बी होगा। ये तथा बी का मासापा क्या होगा, बी होगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यदि रिमाइंडर जीरो ना हो, शेषफल जीरो ना हो तो पुनः यूक्लिड विभाजन लेमा या परिमेयिका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किस पर करेंगे, अब ये बात आती है किस पर करेंगे, तो बी और आर पे करेंगे, और हमेशा जो होगा बी जो होगा आर से बड़ा होगा, बी जो होगा बच्चों आर से क्या होगा, बड़ा होगा। बात क्लियर है। करने पर तो मान लेते हैं कि कोई नया हमें इंटीजर्स मिलेंगे, तो मान लेते हैं बी इक्वल टू आर क्यू डैश प्लस आर डैश, ठीक है। तो अब जब डिवाइड करोगे तो नया भागफल मिलेगा और नया शेषफल मिलेगा। तो हमने क्या किया, क्यू को क्यू डैश मान लिया और नया शेषफल मिला उसको आर डैश नाम दे दिया, ठीक है। यदि यहाँ हमने कहा अगर आर डैश इजिकल टू डैश, यहाँ लगा लो, आर डैश इजिकल टू जीरो हो तो, अब ध्यान से समझना, आर डैश जीरो हो जाए तो ये तथा बी का मासापा, ये तथा बी का मासापा आर होगा, क्या होगा, आर होगा, ठीक है, क्या होगा, आर होगा। यदि आर डैश ये जो शेषफल है बच्चों जीरो ना हो तो पुनः EDL या EDA का प्रयोग करेंगे। बात आपको समझ में आया। जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो तब तक आपको ये सब प्रयोग जारी रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे परिमेयिका के स्थान पे लेमा भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लेमा भी लिख सकते हो, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करने पर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बुक में परिमेयिका भी लिखा है और लेमा भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मिटा रहे हैं हम इसको। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, तीन क्वेश्चन है, प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए, मासापा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है 135 तथा 225 का हमें क्या निकालना है, मासापा निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है बड़ा कौन सी संख्या, इसमें बड़ा जो है 135 यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 135 जो है 225 से क्या है, बड़ा है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो बड़े में छोटे का भाग करेंगे तो क्या करोगे आप, जैसे नहीं कर पा रहे हो इस तरह, तो इस तरह कर लोगे, 135 को 225 में 135 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये दो बार नहीं जाएगा ना, एक बार जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे और इसको लिखेंगे 135 लिखेंगे, ये 0 हो गया, यहाँ 12 में से 3 गया 9 यानी 90 आया। तो इसको देखो अब यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट, और क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करने पर आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है, प्रयोग करने पर। किसका प्रयोग करोगे, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करोगे। तो इस शर्त को किस तरह लिख सकते हो, 225 इज इक्वल टू लिख सकते हो इसको
135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, 90, ठीक है। इस तरह लिख सकते हो। अब क्या आपका रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं हुआ। तो स्टेप सेकंड में क्या लिखोगे आप? लिखोगे चूंकि r जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ये 90 के बराबर है, ठीक है। r जो है 0 नहीं है, 90 के बराबर है, इसलिए पुनः यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करने पर, इसलिए पुनः क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करेंगे। तो किस पे होगा? 90 और 135 पे। अब इसमें देखेंगे 135 और 90 का हमें क्या निकालना है? अभी 135 और 90 पे अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? ईडीएल अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन सा है? इसमें 90 से बड़ा क्या है? 135 बड़ा है, ठीक है। तो इसको 135 को किस तरह लिख सकते हो? 135 को अब 90 से भाग करोगे। जिसे आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो इस तरह डिवाइड करके लिख लेना, ठीक है। इस तरह एक बार जाएगा ना, तो 91 जा 90, कितना बचा? 5, और ये कितना बचेगा? 13, 13 में से 9 हो गया 4, 45, कितना बचेगा? 45 बचेगा। तो इसको किस तरह लिख सकते हो? 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब क्या आपका रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं हुआ सर। तो पुनः स्टेप नंबर 3 क्या लिखेंगे? स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, 45 के बराबर है। 0 नहीं है, कितने के बराबर है? 45 के बराबर, यानी 45 के बराबर है। तो क्या करेंगे? अगेन पुनः वही प्रोसेस फिर दोहराएंगे। तो वही प्रोसेस फिर लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे? पुनः ईडीएल का प्रयोग करने पर, ईडीएल का प्रयोग करने पर, किसका प्रयोग करने पर? ईडीएल, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करने पर। तो अब ध्यान से समझना बच्चों, ईडीएल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो किस पे करना है? 45 और 90 पे करना है, ठीक है। तो 45 और 90 का करना है, ठीक है। किसका करना है? 45 और 90 का करना है। तो 45 और 90, तो इसमें बड़ा कौन सा है? 90 में 90 बड़ा है 45, ठीक है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए बात, ठीक है। तो ये 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 को, तो 90 को हम लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 45 मल्टीप्लाई 2, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब इस केस में क्या हुआ? रिमाइंडर 0 हो गया। तो स्टेप 4 में क्या हुआ बच्चों? स्टेप 4 में जो है r बराबर क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसलिए 135 तथा 225 का मासापा कितना है? 45 है। कितना है बच्चों? 45 है। कितना आया? 45। यही आपका क्या है? SCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू 45। कितना? 45। ये आपका क्या है? SCF है। ये आपका क्या है? SCF है। किस मेथड से फाइंड किया इसको? यूक्लिड डिवीज़न लेमा का, EDL का प्रयोग करके, ठीक है। एक बार इसको पुनः समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये गिवन रहेगा 135 तथा 225। आपको क्या अप्लाई करके निकालना है? SCF, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, EDL का प्रयोग करके निकालना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करने पर। तो आपने क्या किया? ये सबसे पहले इसमें बड़ा इंटीजर चूज करेंगे। तो बड़ा इसमें क्या है? 225 बड़ा है, ठीक है, 135 से। तो 225 को आप किस तरह लिख सकते हो? 225 को किस तरह? 135 गुणे 1 प्लस 90, 135 का नंबर 135 में 90 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? वापस मिलेगा आपको 225 मिलेगा, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड में अब देखो यहाँ क्या आपका रिमाइंडर 0 हुआ? रिमाइंडर तो 0 नहीं हुआ, इसलिए क्या करोगे?
यहाँ लिख दिए हैं, चूंकि r जो है 0 नहीं है 90 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये है r जो है 0 के बराबर नहीं है 90 के बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, EDL का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब किस पे लगाना है EDL, इस 135 और 90 पे लगाना है, ठीक है। 135 और 90 पे लगाना है। तो 135 को किस तरह लिख सकते हो आप, तो देखो 90 गुणे 1 प्लस 45, 90 गुणे 1 प्लस 45 इस तरह आप लिख सकते हो। तो 90 गुणे 1 यानी 90 ही मिलेगा, और 45 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 135 के बराबर हो जाएगा। क्या आपका रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं हुआ सर। अरे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे, चूँकि r जो है 0 के बराबर नहीं है, ये कितने के बराबर है, 45 के बराबर है, तो पुनः EDL का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, पुनः EDL का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ किस पे लगाना, किस पे प्रयोग करना है EDL का, 90 और 45 के बीच, 90 और 45 पर क्या करना है, EDL लगाना है, ठीक है। EDL किस पे लगाना है, 90 और 45 पर। तो 90 को किस तरह लिख सकते हैं, 45 गुणे 2, यानी 90 में 45 का 2 बार भाग जाएगा, 45 दूना 90, ठीक है। तो 45 गुणे 2 यानी 90 हो गया प्लस 0। अब इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 हो गया। तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच गए। तो स्टेप 4 में क्या लिखेंगे, r 0 हो गया, इसलिए 135 तथा 225 का मास आपका कितना मिला, 45 मिला। कितना मिला, 45। जैसे 45 में आप 90 का भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, तो 90 हो गया, ये 0 हो गया। तो यही तो आपका SCF होगा, ठीक है। ये 45 आपका क्या होगा, SCF होगा, जो भाजक होता है। ये जो भाजक है ना, ये भाजक का रोल अदा कर रहा है, तो ये भाजक जो है आपका क्या हो गया, SCF हो गया। तो SCF फाइनली क्या लिखेंगे, SCF ऑफ 135 कॉमा 225 इक्वल टू 45। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। बाकी 2 क्वेश्चन हैं बच्चों, आप उसको लगाने की मतलब कोशिश करना, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट में बताना, वो भी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं।